नमस्कार सम्मानित दर्शकों। किसी भी मोटरसाइकिल तकनीक को इस उद्देश्य से बनाया जाता है कि उसे संभावित ग्राहक को बेचा जा सके और कोई विशेष मॉडल लोकप्रिय होगी या उसे पसंद करने वाले नहीं मिलेंगे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मोटरसाइकिल कंपनी का प्रबंधन ग्राहक की पसंद और इच्छाओं को कितनी सही तरह से समझ पाया। और थोड़ी सी किस्मत भी चाहिए। ये 3 पहियों वाला ऑफ-रोड वाहन होंडा कंपनी की बस थोड़ी ज्यादा कमाई करने की साधारण सी इच्छा की वजह से अस्तित्व में आया। इस तकनीक की श्रृंखला की लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी कि पहली मॉडल के आने के कुछ ही सालों बाद डीलर शोरूम में ये 3 पहियों वाला वाहन एक असली दंतकथा और अनुकरणीय उदाहरण बन गया। और यही मशीन आज लोगों को परिचित क्वाड बाइकों के रूप की जननी भी है। इस वीडियो में मैं आपको होंडा एटीसी ऑल टेरेन साइकिल के जन्म, लोकप्रियता और पतन के बारे में बताऊंगा। आप क्रॉसमोटा चैनल पर हैं, देखने का आनंद लें। चलिए 60 के दशक के उत्तरार्ध में चलते हैं। तब तक होंडा कंपनी अच्छी तरह स्थापित हो चुकी थी। कंपनी की तरफ से काफी विस्तृत मॉडल रेंज की तकनीक बनाई जा रही थी। कंपनी सफलतापूर्वक रेसों में हिस्सा ले रही थी। उसकी प्रोडक्ट्स नए बाजारों में जगह बना रही थीं, जिनमें सबसे बड़ा अमेरिकी बाजार भी शामिल था। और इसका नेतृत्व मोटो जगत के रॉक एंड रोलर सैतरा होंडा कर रहे थे। 60 के दशक के अंत में होंडा की मोटरसाइकिलें शौकिया और पेशेवर रेसर्स दोनों के बीच बेहद लोकप्रिय थीं। हालांकि सभी के सामने एक ही समस्या थी, सीजन का खत्म होना। ठंड पड़ते ही और बर्फ गिरते ही मालिक अपने 2 पहिया घोड़ों को गैराज में रख देते थे, क्योंकि उन पर चलना असुविधाजनक और असुरक्षित होता था। होंडा कंपनी के मैनेजरों ने देखा कि सर्दियों में मोटरसाइकिल की बिक्री कम हो जाती थी, चाहे वे कितनी भी शानदार हों। होंडा नहीं होती अगर उसने इस स्थिति से निकलने का तरीका न ढूंढा होता। 1967 में अनुभवी इंजीनियर ओसामू टोकियुची और उनकी टीम को ऐसा मोटरसाइकिल बनाने का काम सौंपा गया जो साल के किसी भी समय और किसी भी सड़क पर चल सके, यहां तक कि वह भी जहां कभी सड़क थी ही नहीं। ये काम काफी महत्वाकांक्षी था और सबसे पहले अमेरिकी डीलरों की मांगों के जवाब में किया गया था। टोकियुची ने कई विकल्पों पर विचार किया। इनमें 2 से 6 पहियों वाली मशीनों की कॉन्फ़िगरेशन थी, लेकिन अंत में 3 पहियों वाला डिजाइन चुना गया। ऐसी बनावट कई तरह के ऊबड़-खाबड़ रास्तों से निपटने में सक्षम थी और साथ ही यह काफी हल्की और फुर्तीली भी थी। डिजाइन के चरण में रबर को लेकर समस्या आई। ऐसी टायर ढूंढनी थी जो बर्फ, रेत और कीचड़ जैसी नरम सतहों पर पकड़ बना सके। मोटरसाइकिल के टायर इसके लिए उपयुक्त नहीं थे। नई तकनीक बनाने की प्रक्रिया तब तेज हो गई जब अमेरिकी होंडा डिवीजन ने टोकियुची को एम्फीकैट नाम का एक अमेरिकी आविष्कार भेजा, जो 6-20 इंच के कम दबाव वाले टायरों पर चलता था और उसमें बेहतरीन ऑफ-रोड क्षमता थी। और ऐसे टायर अपने बड़े संपर्क क्षेत्र की वजह से जमीन की सतह पर बहुत कम असर डालते थे। इंजन के तौर पर होंडा ST70 का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन चुना गया। हालांकि वह थोड़ा कमजोर साबित हुआ, इसलिए उसकी क्षमता बढ़ाकर 89 सीसी कर दी गई, जिससे 7 हॉर्स पावर मिल सके की शक्ति प्राप्त की जा सके। यह इंजन 4 स्पीड, 2 रेंज, अर्ध स्वचालित गियरबॉक्स के साथ वाहन को आत्मविश्वास से ऑफ रोड चलाने और 50 किमी/घंटा की रफ्तार तक ले जाने देता था। 18 महीनों की विकास प्रक्रिया के बाद पहला 3 पहियों वाला वाहन US 90 नाम से तैयार हुआ और इसे 1969 में अमेरिकी जनता के सामने पेश किया गया। इसके लिए पिस्मो बीच, कैलिफोर्निया में 1 हफ्ते की प्रस्तुति के लिए US 90 की पहली 130 यूनिट्स को हाथ से असेंबल किया गया था। अधिकांश सूचना स्रोत 3 पहियों वाले ATV के आविष्कार का श्रेय खास तौर पर होंडा को देते हैं। ऑफ-रोड तकनीक के विकास में होंडा ATC के योगदान को किसी भी हालत में कम करके नहीं आंका जा सकता। हालांकि होंडा पहले नहीं थे। एक कम प्रसिद्ध मशीन है जिसे 3 कार्ट कहा जाता है, जो US 90 से 2 साल पहले आई थी। ये 3 पहियों की गाड़ी
जॉन प्लेसिंगर की कोशिशों से आई। साल 67 में वो कॉलेज के छात्र थे और उनकी यह मशीन डिप्लोमा प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई थी। पढ़ाई के बाद जॉन ने अपने आविष्कार का पेटेंट और अधिकार न्यू हॉलैंड कंपनी को किराए पर दे दिए, जो कृषि मशीनों के लिए प्रसिद्ध है। 3 कार्ड का उत्पादन 68 में शुरू हुआ और जल्द ही इसकी रेंज 5 मॉडल तक पहुंच गई। उची ने US 90 बनाते समय जॉन प्लेसिंजर की नकल से प्रेरणा ली थी। ये साफ नहीं है कि होंडा के इंजीनियर खुद 3 पहियों वाले ऑल टेरेन व्हीकल डिजाइन तक पहुंचे। यह तो पक्का है कि होंडा कंपनी के मार्केटिंग और विज्ञापन विशेषज्ञों को फिर से अपनी पूरी चालाकी दिखानी पड़ी, ताकि उनकी प्रोडक्ट सबकी जुबान पर आ जाए और ऑफ रोड वाहनों के नए बाजार में सबसे बड़ा हिस्सा उन्हीं का हो जाए। अच्छा प्रचार, जैसे US 90 का 1971 की जेम्स बॉन्ड फिल्म डायमंड्स आर फॉरएवर में शॉन कॉनरी के मुख्य किरदार के साथ दिखना साबित हुआ। अमेरिकी बाजार में US 90 की कीमत $595 रखी गई थी। साल 1970 में US 90 नाम का इस्तेमाल 1973 तक किया गया, जब होंडा ने सफलतापूर्वक ऑल टेरेन साइकिल ट्रेडमार्क पंजीकृत करा लिया और तब इस मॉडल को ATC 90 कहा जाने लगा। अब से ATC उपसर्ग सभी 3 पहिया वाहनों पर लागू होने लगा। होंडा US 90 को बिना सस्पेंशन के डिजाइन किया गया था, जो ATC में आम बात थी। 70 के दशक में कम दबाव टायरों से बिना रिम के सस्पेंशन दिया जाता था। कई फायदों के बावजूद इन टायरों में कुछ कमियां थीं। ये खासकर ऊबड़ खाबड़ सतहों पर चलने पर नाजुक और मुड़ जाते थे। लेकिन सबसे बड़ी कमी नए टायरों के सेट की कीमत थी। जापानियों को अपनी अवधारणा फिर से सोचनी पड़ी, ताकि उनकी रचना असफल तकनीक न लगे। 74 तक अधिक पारंपरिक डिजाइन के पहिए विकसित किए गए थे और यह नई विशेषता आज भी ऑल टेरेन वाहनों में बनी हुई है। कुछ ही वर्षों में यह तकनीक बेहद लोकप्रिय हो गई। विशेष रूप से कैलिफोर्निया राज्य में US 90 का सक्रिय रूप से समुद्र तटों, रेतीले टीलों और अन्य दुर्गम इलाकों में चलने के लिए उपयोग किया जाता था। और होंडा ATC ने लगभग 6 पहियों वाले ऑल टेरेन वाहनों की श्रेणी को खत्म ही कर दिया था, जो 60 के दशक में अमेरिका में काफी लोकप्रिय थे और जिनके पहियों की नकल US 90 में की गई थी। ऐसे 6 पहियों वाले वाहनों की कीमत $1,500 से शुरू होती थी। होंडा की लोकप्रियता वाजिब थी। $600 में उपभोक्ता को एक मजेदार, लगभग हर जगह चलने वाली मशीन मिलती थी और औसत अमेरिकी के लिए खर्च की गई रकम उन भावनाओं और एड्रेनलिन के मुकाबले कुछ भी नहीं थी जो उसे मिलती थीं। घूमने का समय था। कुछ उपयोगकर्ताओं ने होंडा ATC का उपयोग अन्य कामों में भी किया। ऐसे लोग किसान, वन रक्षक, शिकारी आदि थे और बाद में जापान की कंपनी ATC की रेंज को और बढ़ाएगी। यह सिर्फ एक्टिव रिक्रिएशन नहीं, बल्कि यूटिलिटी व पावरफुल स्पोर्ट्स मॉडल भी उपलब्ध होंगे। US 90 के आने के शुरुआती कुछ सालों में इसकी बिक्री लगभग 10,000 यूनिट सालाना रही। इन 3 पहियों वाले वाहनों ने खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में बहुत लोकप्रियता हासिल की और जैसे जैसे इनकी लोकप्रियता बढ़ी, नई नई मॉडल्स भी आने लगीं। 1973 में ATC 70 मॉडल पेश की गई, जो हल्की और छोटी थी और बच्चों के लिए बनाई गई थी। ATC 70 में पैरों की सुरक्षा के लिए गार्ड, आसान ब्रेक संचालन और अमेरिकी वन सेवा द्वारा अनुमोदित स्पार्क अरेस्टर था, जिससे बच्चे गलती से आग न लगाएं। 1979 में क्षैतिज रूप से लगे सिलेंडर वाले इंजन की क्षमता बढ़कर 105 सीसी हो गई और नए ऑल टेरेन व्हीकल मॉडल को ATC 110 नाम मिला। एक साल बाद 1980 में 3 पहियों वाली मोटरसाइकिल ATC 185 आई, जिसमें 180 सीसी का 15 हॉर्स पावर वाला इंजन और 5 स्पीड गियरबॉक्स था। 185 को थोड़ा ज्यादा खर्च कर उपयोगी मशीन में बदला जा सकता था, जिसमें आगे पीछे होंडा लाइन के कैरियर और ट्रेलर के लिए हिचिंग डिवाइस लगाई जा सकती थी। होंडा ने ATC सीरीज के विकास में पूरा निवेश किया, क्योंकि वे जानते थे कि प्रतिस्पर्धी भी पीछे नहीं हैं। इन मशीनों में सॉफ्ट सस्पेंशन, डिस्क ब्रेक, 5 से 6 स्पीड गियरबॉक्स और इलेक्ट्रिक स्टार्टर आ गए थे। पहला सच में हाई परफॉर्मेंस ATC, जो खास तौर पर रेसिंग के लिए था, 81 में पेश किया गया था। इससे पहले साहसी लोग ATC 110 और 185 मॉडल से ही संतुष्ट थे। ATC 250R, इसमें 250 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन लगाया गया था, जो क्रॉस मोटरसाइकिल मॉडल CR 250 से लिया गया था।
और इसकी पावर 39 हॉर्स पावर थी और 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। इस मॉडल का आगमन ऑफ रोड रेसिंग के इतिहास में अहम मील का पत्थर रहा। एक साल बाद 82 में होंडा ने पहली बार फैक्ट्री से ही यूटिलिटी ATC 200E बिग रेड पेश किया। यह असली वर्क हॉर्स थी जिसमें रैक और चेन ड्राइव था। इस मॉडल में इंजन स्टार्ट करने को इलेक्ट्रिक स्टार्टर था। 83 में होंडा ने एक्सर मोटरसाइकिल परिवार के 4 स्ट्रोक इंजन के साथ ATC 200X स्पोर्ट्स मॉडल पेश किया। जल्द ही इसने उच्च प्रदर्शन और विश्वसनीयता के लिए सबसे सफल स्पोर्ट्स ट्राइसाइकिल्स में से एक की प्रतिष्ठा हासिल कर ली। 84 तक होंडा ने इस क्षेत्र में पूरी तरह से दबदबा बना लिया था। उस साल 3,70,000 ऐसे ऑल टेरेन व्हीकल्स बेचे गए और कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 69% थी। होंडा के पक्ष में उनके द्वारा ATC तकनीक पर जल्दी से लिए गए पेटेंट्स ने भी अहम भूमिका निभाई। अन्य निर्माता ऐसे ऑल टेरेन व्हीकल्स नहीं बना सकते थे जब तक वे होंडा को पैसे न दें। 3 पहियों वाले ऑल टेरेन व्हीकल्स में यामाहा, सुजुकी और कावासाकी जैसी जापानी कंपनियां 80 के दशक की शुरुआत में आईं और बाजार में जगह पाने के लिए रचनात्मकता दिखानी पड़ी। उदाहरण के लिए यामाहा ने बच्चों के लिए 60 सीसी TR जिंगर पेश किया, जबकि कावासाकी ने इसका उल्टा किया। पहला मॉडल एक बड़ा 3 पहियों वाला वाहन था जिसमें 200 सीसी का सबसे ताकतवर इंजन था 1981 में। साथ ही पूरी जापानी चौकड़ी ने खेलों के लिए 3 पहियों वाले मॉडलों का तेजी से विकास किया। 1984 में बिग रेड मॉडल को बेहतर बनाने के लिए उसमें सुधार किए गए, जिससे वो अपना उद्देश्य बेहतर ढंग से पूरा कर सके। इसमें रिवर्स गियर जोड़ा गया और मुख्य ट्रांसमिशन की चेन को कार्डन से बदला गया। अब बिग रेड तकनीकी पासपोर्ट के अनुसार 320 किलोग्राम तक खींच सकता था, लेकिन असल में ये ट्राइसाइकिल्स इससे कहीं ज्यादा वजन खींचते थे। और 84 में पहला 4 पहियों वाला क्वाड बाइक होंडा TRX 200 आया। 85 में ATC 110 की जगह एक नई मॉडल ATC 125 MI और एक साल बाद इस मॉडल में काफी बदलाव किए गए, जिससे यह ATC 200 सीरीज के और करीब हो गई। 85 में 2 और रेसिंग मॉडल ATC 250 SX और ATC 350 XI। ये रेसिंग ट्राइसाइकिल्स 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकते थे, जो इस तरह की मशीनों के लिए वाकई पागलपन था। 87 तक होंडा ने कई मिलियन ट्राइक्स बेच दिए थे। ये बड़ी सफलता थी, लेकिन आगे चुनौतियां थीं। सबटाइटल्स बनाए दिमा तरजोक ने। जैसा आमतौर पर कहा जाता है, पहले सब कुछ आसान था। 50 सीसी तक के स्कूटर और मोपेड चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। बिना हेलमेट के भी चला सकते थे और इसी तरह की और बातें थीं। ठीक ऐसी ही बातें अमेरिका में भी 60 और 70 के दशक में थीं। वहां भी लोग कार में सीट बेल्ट लगाने या मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनने को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करते थे। समय के साथ सुरक्षा नियम सख्त होते गए। ATC की कुछ मॉडल्स खास तौर पर बच्चों के लिए बनाई गई थीं, खासकर ATC 70। बच्चों के लिए और सुरक्षा उपाय जरूरी हैं। खास तौर पर वाहन को खुद ही स्थिर होना चाहिए ताकि युवा चालक के लिए उसे चलाना आसान हो सके। ब्रोशर में यही लिखा था, लेकिन असल में 3 पहियों वाले ऑल टेरेन वाहन ऑफ रोड स्थिर नहीं थे और इन्हें चलाने के लिए खास कौशल चाहिए था। जहां बड़े अनुभवी लोग वाहन चलाना जानते थे, वहीं कई युवा और बच्चे जरूरी कौशल न होने से 3 पहिया वाहनों से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे, जिनमें से कुछ की मौत हो जाती थी। कुल मिलाकर 80 के दशक में 3 पहियों वाले ऑल टेरेन वाहनों पर करीब 1000 लोगों की मौत हुई और लगभग 3 लाख लोग अलग अलग तरह की चोटों का शिकार हुए। जैसा बुजुर्ग कहते हैं, प्लैनेटा स्पोर्ट ने कितने लड़कों की जान ली। अमेरिका में भी शायद होंडा ATC के बारे में यही कहा जाता है। 80 के दशक के मध्य तक अदालतों में 1000 से अधिक मुकदमे थे कि मोटरसाइकिल निर्माता खतरनाक और अप्रत्याशित ट्राइसाइकिल बेच रहे हैं। 84 तक अमेरिकी उपभोक्ता उत्पाद आयोग ने इस मुद्दे की जांच शुरू कर दी थी और 87-88 तक न्याय मंत्रालय इस मुद्दे पर 5 वाहन निर्माताओं, जिनमें जापान की 4 बड़ी कंपनियां और पोलारिस शामिल है, के साथ काम कर रहा था। आखिरकार सभी पक्षों ने 3 पहियों वाले ऑफ-रोड वाहनों पर प्रतिबंध और 4 पहियों वाले वाहनों को बढ़ावा देने पर सहमति दी। इसके अलावा वाहन निर्माताओं ने भी स्वीकार किया कि गलती का कुछ हिस्सा सिर्फ चालकों पर नहीं बल्कि उन पर भी है और 1988 से क्वाड बाइक्स पर अनिवार्य रूप से ऐसे स्टिकर लगाए जाने लगे जो वाहन के संभावित खतरे
और क्वाड बाइक चलाने का प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता के बारे में चेतावनी देते थे। 1 साल पहले मुख्य बाजार खोने की आशंका में होंडा ने एटीसी मॉडल बनाना बंद कर दिया था। इस अंत के बावजूद बड़े पहियों वाले ट्राइसाइकिल्स जापानी कंपनी के इतिहास में सबसे सफल और शानदार विकासों में दर्ज हो गए। 87वें साल के बाद भी अमेरिका में पहले से बिके हुए कई 3 पहिए वाले ऑल टेरेन व्हीकल्स थे, जिनका बड़े और बच्चे मस्ती में इस्तेमाल करते और घायल भी होते। ये जगह जल्दी ही 4 पहियों वाली क्वाड बाइक्स से भर गई, जो ऑफ रोड पर ज्यादा स्थिर नहीं थीं। ये 3 पहिया गाड़ियों से थोड़ी बेहतर थीं, पर लोग इन पर भी गिरते चोट खाते रहे। 90 के दशक में हर साल लगभग 100 बच्चे क्वाड बाइक्स पर मरते थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, असली समस्या मशीन में नहीं बल्कि लोगों के रवैये में थी और है। ये ज्यादातर मामलों में कैसे होता है? माता पिता अपने बच्चे के लिए कोई भी खिलौना खरीदते हैं, चाहे वो होंडा एटीसी, क्वाड बाइक, पिट बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर हो। वे खुश हैं कि बच्चा चलाने निकल गया, अब उन्हें थोड़ा समय मिला है। साथ ही बहुत कम लोग सुरक्षित ड्राइविंग ट्रेनिंग और अच्छे सुरक्षा उपकरणों पर ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, यही है होंडा एटीसी के उत्पत्ति, उदय और पतन की कहानी। यही मेरी कहानी समाप्त होती है। आशा है एपिसोड आपको रोचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर सच में ऐसा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट लिखें और इस कहानी को अपने अच्छे दोस्तों के साथ साझा करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि नए एपिसोड मिस ना हो। आपके साथ था चैनल क्रॉस मोटो। फिर मिलेंगे।